हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ पिछला वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और उसमें जो है कुछ कंटेंट जो मैंने एक्सप्लेन की थी वो आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो आज मैं उसी चैप्टर को कंटिन्यू करती, लास्ट पार्ट है ये इस चैप्टर का, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो मैं डिस्कस दोबारा करने चाह रहा हूँ। ठीक, अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा का डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन। सर, बॉइलिंग और एवेपोरेशन में डिफरेंस क्या होता है? लो बेटा, वैसे तो पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि बॉइलिंग जो है एक बल्क फिनोमिना है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, यानी बल्क का मतलब क्या, वो इट अकर्स इन द होल द लिक्विड। अगर आप पानी उबालते हैं तो पूरे लिक्विड में होता है। बट द एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। एवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना होगा। फर्स्ट डिफरेंस क्लियर? एवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है और बॉइलिंग जो बल्क फिनोमिना है। सेकंड, बॉइलिंग अकर्स एट बॉइलिंग टेम्परेचर, जबकि एवेपोरेशन अकर्स एट ऑल द टेम्परेचर्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा डिफरेंस क्लियर? थर्ड थिंग कि सब जो बॉइलिंग है हमारी, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्पीड ऑफ एयर या टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, या हम कह सकते हैं सरफेस एरिया। इन सब का बॉइलिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने भी बड़े बर्तन में उबाल लीजिए पानी, बॉइलिंग 100 डिग्री पर ही होनी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एवेपोरेशन पर इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। सरफेस एरिया का फर्क पड़ता है एवेपोरेशन पर सराउंडिंग से टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, एवेपोरेशन पर फर्क पड़ता है सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया, सराउंडिंग से टेम्परेचर, एयर में ह्यूमिडिटी हो रही है या एयर की जो स्पीड है, उन सब पर डिपेंड करेगा एवेपोरेशन। समझ बेटा? तो इस तरीके से बॉइलिंग और एवेपोरेशन जो है वो दो इंटायरली डिफरेंट फिनोमिना हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन। सर, एवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एवेपोरेशन की रेट को कम या ज्यादा कर सकते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड ऑफ विंड, एयर की जो स्पीड है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, अगर हमारे कपड़े सूखने डले हुए बाहर डोरी पर और अगर हवा चल रही है तेज, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, हवा तेज नहीं चल रही है, तो किस कंडीशन हमारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? सीधी बात है, जब हवा तेज चल रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? इफ द स्पीड ऑफ विंड इज मोर, द रेट ऑफ एवेपोरेशन विल बी हायर। स्पीड ऑफ विंड ज्यादा होगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा होगी। दूसरी चीज, सरफेस एरिया। एक गिलास पानी है, आप उसे गिलास में रख दीजिए और उसी एक गिलास पानी को एक बड़ी सी थाली में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद, जब भी आप देखेंगे तो सबसे पहले एवेपोरेशन कौन सा पानी का होगा? जो बड़ी वाली थाली के अंदर प्लेट में रखा हुआ है। व्हाई? बिकॉज वहां पर सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस होंगे वो एयर के कांटेक्ट में होंगे, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो क्या होगा? रेट ऑफ एवेपोरेशन विल बी हायर। इज दैट डन? तीसरी चीज, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। हमारे कपड़े गर्मियों के मौसम में जल्दी सूखते हैं या सर्दियों के मौसम में जल्दी सूखते हैं? ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, कपड़े हमारे जो है वो गर्मियों के मौसम में जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? गर्मियों में सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या होगा? रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो फास्टर हो जाती है। इज दैट डन? नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी इन द एयर। बेटा, सपोज करो आप घर से बहुत सारा पानी पी के आए हो, ठीक, पेट भरा हुआ है, मैंने आपसे कहा बेटा हैव वाटर। सर, नो थैंक्स। अरे पी ले यार, एक गिलास पी ले। नहीं, मुझे नहीं पीना, प्लीज। बहुत कोशिश करनी पड़ी तब जाकर आपको थोड़ा सा पानी में पिला पाऊंगा। लेकिन सपोज अगर आप प्यासे हैं तो क्या होगा? अपने आप पानी पी लेंगे मांग करके, सर आई एम थर्स्टी, प्लीज गिव मी सम वाटर। ठीक है, ऐसे ही होता है क्या? अगर एयर के अंदर ह्यूमिडिटी, बारिश के मौसम की बात करते हैं, बारिश के मौसम में बात कर लो, और आजकल का जो मौसम चल रहा है गर्मियों का, उसमें बात कर लेते हैं। तो बारिश के मौसम में एयर के अंदर मॉइस्चर ज्यादा होता है और आजकल एयर में मॉइस्चर कम है। तो कपड़ों की अगर हम बात करें, एग्जांपल सेम ले रहा हूं बार बार समझाने के हिसाब से, तो अगर हम बात करें क्लोथ्स जो किस सीजन में जल्दी सूख जाएंगे? ऑफकोर्स गर्मियों के सीजन में। क्यों? क्योंकि भाई रेनी सीजन में क्या है? एयर कंटेनिंग मॉइस्चर। तो जब एयर में मॉइस्चर कंटेंटिंग ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? रेट ऑफ एवेपोरेशन कम हो जाएगी, और ह्यूमिडिटी अगर कम है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाएगी। इज दैट डन बेटा? तो देयर आर 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एवेपोरेशन: स्पीड ऑफ विंड, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, ह्यूमिडिटी इन एयर एंड सरफेस एरिया। 4 थिंग्स। इज दैट डन? चलिए, अब होता क्या है कि क्वेश्चन हो रहा है एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। सर, एवेपोरेशन से कूलिंग होती है। बेटा, एवेपोरेशन कब हो रहा है? जब आप गर्म नहीं कर रहे किसी चीज को, यानी इट इज नॉट टेकिंग हीट,
है ना, वी आर नॉट सप्लाइंग हीट, सॉरी। अब बात आती है इवेपोरेशन जब होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो सरफेस से जाते निकल कर, राइट। तो व्हेन दे गेट इवेपोरेटेड दे विल टेक अवे सम हीट और नॉट। भाई जब इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेट होने के लिए यानी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए दे विल टेक अवे सम हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, है ना। और क्या हुआ उस केस में, इट विल टेक अवे सम हीट एंड दैट विल कॉज कूलिंग। यानी इवेपोरेट जब भी कोई लिक्विड होगा वो अपनी सरफेस से थोड़ी हीट लेकर जाएगा और इसीलिए वो सरफेस कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चंस 100% आपको आते ही आते हैं बेटा, टीचर्स पूछते ही पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज सीवियर बर्न्स, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और स्टीम। यानी अगर आपसे कहा जाए कि स्टीम ज्यादा जलाती है या 100 डिग्री सेल्सियस वाला पानी ज्यादा जलाएगा, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सपोज करो किचन में कई बार ऐसा हुआ होगा जैसे आप टी वगैरह चाय वगैरह बना रहे हैं तो एकदम से अगर प्लेट उठा देते पैन के ऊपर से तो कई बार भाप जो होती भाप से जल जाते हैं हम लोग। तो ये पूछा गया है कि अगर हमारे हाथ पर पानी गिर जाए 100 डिग्री सेल्सियस का या 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम के कांटेक्ट में आ जाए तो किस केस में ज्यादा सीवियर बर्न्स होंगे, ज्यादा चोट कब लगेगी। तो हो सकता है बहुत से बच्चों ने जवाब 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से, लेकिन नहीं, एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर सिर्फ देखा जाए तो स्टीम से ज्यादा तेज चलते हैं। सर वाई? एक्चुअली बेटा अगर आपको ध्यान हो, एक लेटेंट हीट नाम का टर्म्स आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो होता क्या है, वाटर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो उसको स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए और ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती है। और वो हीट कौन सी होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि द स्टीम कंसिस्टिंग ऑफ, स्टीम कंटेन्स more heat as compared to water at 100 degree Celsius in the form of latent heat of vaporization. फिर एक बार क्या कहा, steam contains more amount of heat than the water at 100 degree Celsius in the form of latent heat of vaporization. और that's why steam causes more severe burns. steam से हम ज्यादा चलते हैं। Second thing है, same question लगभग इससे मिलता जुलता, why is ice better for cooling than the water at 0 Celsius? आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर सपोज करो कूलिंग करनी है हमें किसी चीज पर, तो दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा अच्छी कूलिंग कर पाएगी, कौन ज्यादा अच्छा कूलिंग करेगा? सीधी बात है, आइस करेगी। सर क्यों? अगर आप वाटर अप्लाई करते हैं किसी जगह पर 0 डिग्री सेल्सियस का, तो वाटर का टेम्परेचर क्विकली बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी वाटर विल टेक अवे हीट, लेकिन कम लेगा। अगर मैं आइस लगाता हूं, मैं आइस पैक लगाता हूं, तो क्या होगा, पहले आइस मेल्ट होने के लिए हीट लेगी, फिर उसके बाद जब वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर के अंदर, तब जाकर के वो जो है आगे टेम्परेचर का राइज होगा। हम कह सकते हैं कि आइस टेक्स मोर हीट फ्रॉम द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस जो है वो ज्यादा हीट लेती है ना, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आइस इज बेटर फॉर कूलिंग। एक बार फिर से, ice takes more amount of heat than the water at 0 degree Celsius in the form of latent heat of fusion, or that's why ice cools better. Then beta, तीसरी चीज, why do we wear cotton cloths during the summers? So हम cotton clothes क्यों पहनते हैं summers के अंदर? सिंपल सी चीज है भाई, cotton cloths are the good absorbers of the sweat. cotton clothes जो है वो पानी को या स्वेट को जल्दी absorb कर लेते हैं। And when the air comes in contact of these clothes, the sweat gets evaporated. क्या कहा? Cotton clothes good absorber होते हैं, पहली चीज। दूसरा, they absorb sweat, and when the air comes in the contact of these clothes, wet clothes, the sweat gets evaporated. और ये आप जानते हैं कि evaporation causes cooling, और that's why we feel comfortable. Is that done or not? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई इज इट इजियर टू सिप द टी फ्रॉम द सॉसर देन अ कप? प्लेट यानी सॉसर में करके आप चाय पी रहे हो और आप कप में चाय पी रहे हो, इन विच ऑफ दीज टू केसेस इट इज इजियर टू सिप द टी? सिंपल सी बात है, प्लेट में सर ठंडी जल्दी हो जाती है। प्लेट में ठंडी क्यों जल्दी हो जाती है भाई? प्लेट इज हैविंग द सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया होगा प्लेट का, सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन फास्टर होगी, एवापोरेशन फास्टर होगा तो कूलिंग जल्दी होगी, क्योंकि एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, यानी एवापोरेशन में क्या होगा, इट विल टेक अवे सम हीट, दैट्स व्हाई इट इज इजियर टू सिप द टी फ्रॉम द सॉसर। फिर एक बार, सॉसर इज हैविंग द
higher surface area, larger surface area than the cup. That's why rate of evaporation in saucer is higher. And क्या होगा? So that's why the tea in the saucer will get मतलब जो है will get cool first, and it is easier to sip it. Done, beta? Then why do we feel cool when we put some spirit on our palm? अगर हम अपनी हथेली पर उस पे स्प्रेट या जो नेल पेंट रिमूवर होता है वो या एसीटोन, इन चीजों को, किसी पेट्रोल को, इनको अगर हाथ पर थोड़ा सा रखें तो हमें ठंडा लगता है. सर व्हाई? बिकॉज पेट्रोल है, एसीटोन है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज हैविंग द वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स. इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं? कम होते हैं, तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे थोड़ी सी हीट से. तो जब हम पाम पर स्प्रिट लगाते हैं तो क्या होगा? दे गेट इवेपोरेटेड बाय टेकिंग अवे सम हीट फ्रॉम द पाम. और जब पाम से कुछ हीट लेगी तो पाम कैसी लगेगी आपको? हथेली कैसी लगेगी? ठंडी. इज दैट डन? एक बार फिर से, जब भी हम स्प्रिट या एसीटोन वगैरह लगाते हैं तो बिकॉज ऑफ देयर लो बॉइलिंग पॉइंट दे स्टार्ट गेटिंग इवेपोरेटेड. और जब वो इवेपोरेट होते हैं, दे टेक अवे सम हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, and that's why we feel cool. Is that done? The next question: why do we see water droplets on the walls of the tumbler containing ice? अगर एक ग्लास के अंदर, टम्बलर के अंदर हमने जो है थोड़ी सी बर्फ भर रखी है, और तो हम क्या देखते हैं, कुछ देर के बाद उस बर्फ के गिलास की बाहर की वॉल्स पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं. सर क्या अंदर से पानी निकल करके बाहर गिलास की दीवारों पे आ गया? ओ नो, ऐसे तो गिलास हमारा जो है, लेकिन पानी तो एज इट इज उतना ही है गिलास के अंदर. सर फिर वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आएंगे? एक्चुअली होता क्या है, सपोज ये हमारा गिलास है, इसमें यहाँ पर अंदर आइस भरी है, यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो इस ग्लास के कांटेक्ट वाली जो एयर होती है, द एयर which is surrounding the glass when comes in the contact of the walls, cold walls of the glass, the air gets condensed. वो कंडेंस हो जाती हैं यहां पर आकर के, and the converted the water vapors present in the air convert into small water droplets. फिर एक बार, when the air surrounding the tumbler comes in contact of this, it gets cooled and gets condensed. और कंडेंस होने का मतलब क्या हुआ? जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो यहां आकर के कलेक्ट हो जाएंगे कंडेंस होने के बाद, और जिसकी वजह से हमें यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे. इसका मतलब जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कहां से आएंगे? बाहर से. इज दैट डन बेटा? आई होप ये आज वाले टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, और अगले चैप्टर का वीडियो मैं जो है आपको बहुत जल्दी ही दूंगा. प्लीज इफ यू थिंक कि कंटेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं तो छोटा सा यस जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर करें.